हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद की। 20वीं शताब्दी के आरंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय जीवन में नई भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ और भारतीय राष्ट्रीयता ने अपना शैशव छोड़कर तरुणाई में प्रवेश किया। कांग्रेस के युवा वर्ग के नेताओं में उदारवादियों की भिक्षावृत्ति नीति के प्रति आस्था नहीं रही। इस युद्ध में एक और उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। जहाँ तक एक और उग्रवादी शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीति आंदोलन में विश्वास करते थे, वहीं क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, राष्ट्रीय आंदोलन हर जगह उदार रूप से प्रारंभ होते हैं तथा अनिवार्यतः अधिक उग्र हो जाते हैं और स्वतंत्रता की मांग दबाई जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित पूरी करनी पड़ती है। आइए जानते हैं उग्रवाद के उदय के कारण। 1892 से 1906 तक इंग्लैंड में टोरी दल सत्तारूढ़ था। इस दल की नीति प्रतिक्रियावादी थी। सरकार ने इस अवधि में जो नीतियां अपनाई और जो सुधार किए, उनसे भारतीय जनता बहुत ही क्षुब्ध हो गई। 1892 के अधिनियम द्वारा जो सुधार किए गए वे अपर्याप्त और निराशाजनक थे। गैर सरकारी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते थे और न विधान परिषदों को कोई उल्लेखनीय अधिकार प्रदान किए गए थे। 1893 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में गोखले ने बताया, विधान परिषद के विषय में जो कानून बनाए गए हैं, उन्होंने तो सुधार योजना का उद्देश्य ही नष्ट कर दिया। भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय का मुख्य कारण यही असंतोष था। सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के बावजूद कांग्रेस अपनी मांगों को पूरा करवाने में प्रयासरत रही, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के युवा वर्ग का वैधानिक आंदोलन में विश्वास नहीं रहा। लाला लाजपत राय का कहना था, भारतीयों को भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और न उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। तिलक ने तो यह तक कहा, मांगने से कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा युवकों को संगठित करने के पक्ष में जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया। 1876 से 1900 के मध्य भारत करीब 18-12 काल की चपेट में आ चुका था, जिसमें धन जन की काफी हानि हुई। 1897 से 98 में बम्बई प्लेग की चपेट में आकर करीब 1,75,000 लोग काल कलवित हो गए। सरकार ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टा प्लेग की जांच के बहाने भारतीयों को घरों में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के छापेकार बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रोड एवं एमहर्स्ट को गोली मार दी। इन घटनाओं ने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड बेकन का यह कथन था कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। भारत के संदर्भ में यह सत्य है। अंग्रेजों की तीव्र आर्थिक शोषण की नीति में सचमुच भारत के उग्रवाद को जन्म दिया। शिक्षित भारतीयों को रोजगार से दूर रखने की सरकार की नीति ने भी उग्रवाद को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों की व्यापार नीति भारत को नुकसान पहुंचाने वाली थी। भारतीय वस्त्र कला और उसके व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति में अपनी पूर्ण निष्ठा जताई, परंतु दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल जैसे लोग भी थे, जिन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्य को पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भारतीय युवा मन पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोग का काल कहा जाता है। कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम एवं बंगाल विभाजन ने भारत में उग्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्र, फ्रांस एवं तुर्की में सफल स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को काफी उत्साहित किया। 1897 में अफ्रीका के पिछड़े और छोटे राष्ट्र इथियोपिया ने इटली को पराजित किया और 1905 में जापान की रूस पर विजय आदि से उग्र राष्ट्रवादी विचार को बढ़ावा मिला। गैरेट ने कहा कि इटली की हार ने 1897 में तिलक के आंदोलन को बड़ा बल प्रदान किया। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ जो अपमानपूर्ण नीति अपनाई जाती थी, उससे भी भारतीय बहुत क्षुब्ध थे। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। उग्रवाद की विचारधारा का प्रकटीकरण अरविंद घोष के न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड नामक लेख में हुआ। कालांतर में तिलक के मराठा एवं केसरी तथा बंगाल से प्रकाशित होने वाले संध्या एवं युगांतर में भी इस विचार को पर्याप्त स्थान मिला। अरविंद का भवानी मंदिर तथा वंदे मातरम डमरू नामक पत्र भी इस सशक्त विचार शक्ति का पोषण कर रहा था। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में महात्मा तिलक एवं बंगाल में विपिन चंद्र पाल इस विचार पद्धति के प्रमुख उन्नायक थे। उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारों का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश सरकार से पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं स्थापना के अनुसार शासन संस्थाओं की स्थापना करना चाहते थे। तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि स्वतंत्रता ही मनुष्य को स्वतंत्रता के योग्य बनाती है और इसलिए एक बार जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी तब दूसरे क्षेत्रों में भी उन्नति होने लगेगी। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म के माध्यम से इस आकांक्षा की पूर्ति
हो सकती है। उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों की भांति संवैधानिक तरीकों से विश्वास नहीं करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं, आत्मनिर्भरता है। विपिन चंद्र पाल का कहना था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का देन देती है तो मैं उसे धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि उसे मैं स्वयं हासिल ना कर पाऊं। उग्रवादियों का विश्वास था कि प्रार्थना पत्र देने, भाषणबाजी करने और प्रस्ताव पास करने में स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए वे जनता में राजनीतिक चेतना जागृत कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीयों के हृदय से इस बात को निकालने का प्रयास किया कि अंग्रेज सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि इन्हें भारत से भगाया जा सकता है। इन्होंने अपने कार्यक्रम में बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई। राष्ट्रीय शिक्षा पर भी उग्र राष्ट्रवादियों ने बहुत जोर दिया। तो ये थी कहानी उग्रवादी राष्ट्रवाद की। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।